अस्सलाम वालेकुम। कैप 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 78 आज चैप्टर 11 के लास्ट असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं और ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ है, ठीक है। और पता ही है कि एमसीक्यूज़ के ज़रिए हम क्या किया करते हैं, चैप्टर की रिवीजन किया करते हैं। वरना इन इटसेल्फ तो एमसीक्यूज़ जो वॉल्यूम 1 के हैं वो इतने एग्जाम स्टैंडर्ड के नहीं है। कंसेप्ट रिवीजन के लिए अच्छे हैं लेकिन एग्जाम प्रैक्टिस के लिए नहीं। एग्जाम प्रैक्टिस के लिए कौन से एमसीक्यूज़? वॉल्यूम 2 के। क्या कर रहे हैं आप? आज तक आपने वॉल्यूम 2 के किसी भी एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ किए हैं अटेम्प्ट? क्या है, क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं करते? अच्छा, बच्चा जब बड़ा हो जाए उसे फिर भी वालिदैन की उंगली पकड़ के चलना चाहिए कि खुद से चलना शुरू कर देना चाहिए। अब उसको चलना सिखा दिया ना, शुरू में उंगली पकड़ के चलाते हैं। बच्चा बड़ा हो जाए फिर वालिदैन को सुख देना होता है। सुख कैसे मिलेगा? उस्ताद को कैसे सुख मिलेगा? सीए करके। हाँ, शाबाश। और उसके बाद प्रैक्टिस भी करके खुद से। तो अब कोशिश करें एमसीक्यूज जो वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस हैं खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है। तो उसके बाद जो कुछ दिन होंगे उनमें हम कुछ रिवीजन करेंगे। तो उस रिवीजन में आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम, इसका रिवीजन में ये ना हो कि मैं पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करवा रहा हूँ, नहीं, बल्कि क्या हो, आप सिर्फ वो प्रॉब्लम पूछ रहे हो। मैं आपसे पूछूं वहां भी क्वेश्चन नंबर 1 है वॉल्यूम 2 का, इसमें कोई प्रॉब्लम? आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई 2 आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई 3 इसमें आप ये प्रॉब्लम है। फिर उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें। समझ आ रहे हैं तरीका कार क्या होता है रिवीजन का? वरना दोबारा जीरो से थोड़ी सेशन शुरू करना है, ठीक है। तो करेंगे ऐसे, खुद से प्रैक्टिस शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कब से? बारिश के बाद से नहीं, आज से शुरू करें। बारिश पता है कितने दिन रहती है अब। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ना? हाँ। एबीसी लिमिटेड recent financial year ended on 30th June 21 and AGM was held on 24th October 21. AGM सही टाइम पीरियड भी हुई है, 120 दिन होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। हाँ ठीक है, सही हुई है। When should particulars of annual return be prepared and when should be annual return filed? अच्छा, एनुअल रिटर्न कब? AGM के दिन 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को जो फर्म के पर्टिकुलर्स है ना वो एनुअल रिटर्न में आएंगे। एग्रीड? एजीएम के दिन जो पर्टिकुलर्स हैं वो एनुअल रिटर्न में आएंगे। और एनुअल रिटर्न फिर ये फाइल कब करनी है? बनानी कब है? एनुअल रिटर्न बनानी कब है? 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को बनानी है। और सेंड कब करनी है? फाइल कब करनी है? 30 डे के 15 डेज? 30 वो 15 डेज में भी तो कोई रजिस्ट्रार को सेंड करते थे। एक्सटेंशन 50 किसकी? एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न की एक्सटेंशन मिलती है? एनुअल रिटर्न की एक्सटेंशन होती है लिस्टेड कंपनी ओनली। सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में एक्सटेंशन होती है। एनुअल रिटर्न की क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवाने की? पक्का सही कह रहे हैं? किसको फाइल करनी होती है एनुअल रिटर्न? रजिस्ट्रार को। ठीक है जी। तो विद इन कितने डेज? 30 डेज रिटर्न फाइल की जाएगी रजिस्ट्रार को। डन? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये तो सिंपल क्वेश्चन था। DEF Limited recent financial year ended on 30th June 21 and AGM was not held, which is contravention of Companies Act 2017. When should particulars of annual return be prepared and when should be annual return filed? कब प्रिपेयर करने चाहिए? तो एजीएम की डेट पे ना। शाबाश। ये एजीएम की डेट कौन सी? एजीएम तो कह रहा हो ही नहीं। किस? हाँ जी, लास्ट डे ऑफ कैलेंडर ईयर दैट इज 31 दिसंबर 2021। और ये तो 31 दिसंबर को प्रिपेयर करनी है। सबमिट कब करवानी है? विद इन 30 डेज, यानी हाँ जी, बाय 30 जनवरी 2022। 14 ABC Limited recent financial year ended on 30th June 22 and AGM was held on 24th October 22. There is no change since in any particulars of annual return since the last date of annual return. Is ABC Limited required to file any return? कोई चेंज नहीं है। तो मेरा तो ख्याल कोई चेंज नहीं है तो कोई रिटर्न फाइल नहीं करवानी। फॉर्म सी सबमिट करवाना है। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन में नहीं था। एक मिनट, एक्सेप्शन एसएमसी थी। एसएमसी ने अगर
पर्टिकुलर चेंज नहीं हुए, फार्म शीट सबमिट नहीं करवाना। एक और कंपनी को भी एक्सेप्शन थी, $3 million। नेक्स्ट चलिए एमसीक्यू की तरफ आते हैं। बुक्स किताबें बंद कर दें, कर दे बंद, बहुत पढ़ लिया आपने, इतना पढ़ के क्या करेंगे आप, बस कर दे, बस कर दे। Books of account must be preserved in good order under the requirements of Companies Act for a period of फिजिकल फॉर्म में 10 ईयर और इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंटली ना, ये कह रहे हैं ऐसे, फिजिकल फॉर्म में 10 ईयर और इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंटली ना। इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे फिजिकली मेंटेन करें या इलेक्ट्रॉनिकली, कितने अरसे तक रखनी है, 10 ईयर्स तक। इसमें फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक का मसला नहीं है, वो मसला किस में आता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग में टाइम पीरियड क्या है, फिजिकल 10 ईयर, इलेक्ट्रॉनिक परमानेंट, और जनरल मीटिंग का कंसेप्ट क्या है, 20 ईयर। मिनट्स ऑफ द मीटिंग कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, किस मीटिंग के मिनट्स, ये तो मैंने पूछे ही नहीं। बोर्ड मीटिंग की तो कर नहीं सकते, मतलब कॉन्फिडेंशियल होती है, तो हाँ, जनरल मीटिंग ही है। जनरल मीटिंग के मिनट्स इंस्पेक्ट कर सकता है। क्या कंडीशंस है, क्या कंडीशन है, फीस पे करें। इंस्पेक्शन की कोई फीस नहीं होती, इंस्पेक्शन की कभी कोई फीस नहीं होती, इंस्पेक्शन लिख, इंस्पेक्शन की कभी कोई फीस नहीं होती, और कॉपी की फीस होती है। इंस्पेक्शन का क्या रूल है बताइए आप, इंस्पेक्शन का क्या रूल है, बिजनेस आवर्स में मिनट 2 आवर्स फॉर एट लीस्ट। मेरा ये सवाल ही नहीं है, मेरा सवाल ये है कि कब इंस्पेक्शन की जा सकती है, यानी कब से मुराद डेज, आवर्स वाला ने रूल बताया, डेज। विद इन 7 डेज या आफ्टर 7 डेज, ना ना आफ्टर 7 डेज अप्लाई करते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, हाँ एप्लीकेशन के बाद विद इन 7 डेज, हाँ आफ्टर 7 डेज। पहले अप्लाई कब करना है, रिक्वेस्ट कब करनी है, आफ्टर 7 डेज ऑफ मीटिंग। और मिनट्स कब, कॉपी कब मिलेगी, या इंस्पेक्शन के लिए कब अलाउ किया जाएगा, विद इन 7 डेज। चलिए, तो ये समझ लगी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने अर्से तक मेंटेन करनी है, एट लीस्ट 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी एटलीस्ट 10 ईयर्स। इसमें गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हुई, ऐसा ही है, ए ही करेक्ट है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी इंस्पेक्टेड बाय, सॉरी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी केप्ट एट द रजिस्टर ऑफिस द कंपनी, सही कह रहा है। However, these books may be kept at some other place by the decision of board directors of the company। और एक दूसरी कंडीशन भी है, रजिस्ट्रार को भी नोटिफाई करना है, कितने अरसे में, 7 डेज ऑफ व्हाट, पासिंग द रेजोल्यूशन के 7 डेज शिफ्टिंग द ऑफिस, पासिंग द रेजोल्यूशन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई बी। थर्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी इंस्पेक्टेड हुआ है, कौन कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेंबर्स भी तो कर सकते हैं, मेंबर्स नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट। मेंबर्स क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इजाजत नहीं, कब कर मेंबर्स कब कर सकते हैं, अगर कंपनी जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो, डायरेक्ट बोर्ड अलाउ करे या एक्ट अलाउ करे, कंपनीज एक्ट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, बुक्स कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, ए डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग बिजनेस आवर। अच्छा, ये जो बुक्स हैं, ठीक है, चले, फॉर इन केस ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी इट शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द मीटिंग विद इन द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 16 मंथ में होगी। 16 मंथ मैंने कहीं और जगह भी पढ़ा था, वो कौन सी जगह थी, फर्स्ट एजीएम, शाबाश। और स्टैट्यूटरी मीटिंग कब कंडक्ट करते हैं,
क्या आपका आंसर होगा अगर इसमें सारा कुछ सेम हो, फर्स्ट की बजाय सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह दे, तो फिर क्या आंसर, फिर 120 डेज, 120 डेज में प्रेजेंट करना और 1 इन ईच कैलेंडर। ठीक है, गिवन ऑप्शन जो है, गिवन इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? सी, 16 मंथ्स। कोई प्रॉब्लम? 5 As a token of role of financial statement, the chief executive and at least one director of the company put their signature on the financial statement. And in the case of listed company, also by कौन करे? लिस्टेड कंपनी के केस में सीएफओ भी करेगा। अच्छा, ये तीनों लोग क्या क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करते हैं, साइन करते हैं। हाँ, ये किसी और जगह भी मैंने पढ़ा हुआ है, सीईओ और एटलीस्ट वन डायरेक्टर, और लिस्टेड केस में सीएफओ। किसी और कंसर्न में भी पढ़ा मैंने, स्टैट्यूटरी मीटिंग में। उसमें क्या कंसेप्ट था? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को ये सर्टिफाई करते हैं। चेक करें जरा, किताब खोल के चेक करें, क्या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को सर्टिफाई करने में सीईओ, एटलीस्ट वन डायरेक्टर और से तीनों शामिल है, क्योंकि 2 है? हाँ, इन केस ऑफ लिस्टेड सीएफओ भी आ जाएगा। उधर हाँ, उधर सीईओ को बाहर नहीं जाने, याद है? स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले सीईओ को बाहर नहीं जाने, बाद में जा सकता है। तो उसमें आउटसाइड, आउट ऑफ पाकिस्तान वाली बात सिर्फ आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखनी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी हुई सी, 6। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल मेंबर कंपनी शैल बी साइंड बाय वन डायरेक्टर। सिंगल मेंबर कंपनी के लिए हाँ, वन डायरेक्टर, वही वो खुद ही मेंबर होता है, खुद ही। सिंगल मेंबर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर तो नहीं ना करनी होती। ऐसे सिंगल मेंबर कंपनी के लिए तो रिक्वायरमेंट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की, ऐसा ही है ना? है एक, क्योंकि ये काम था जो सिंगल मेंबर कंपनी ने नहीं करना था। वो क्या? वो क्या? एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करनी, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। फॉर्म सी नहीं, हाँ जी, फॉर्म ए या बी तो करना है ना। अगर चेंज नहीं आया तो और काम, कौन सा काम है जो नहीं करना? एजीएम, एजीएम सिंगल मेंबर कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ उसने नोटिंग कर देनी है मिनट्स में, वो काफी है। उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? डायरेक्टर, वन डायरेक्टर। सिंगल मेंबर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वन डायरेक्टर्स। 7, the requirements for filing of accounts shall not apply to private company having paid up capital not exceeding। इसे लिखना चाहिए था ये बिफोर एजीएम या आफ्टर एजीएम की बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है आपके ख्याल में? फाइलिंग ऑफ अकाउंट आफ्टर एजीएम या बिफोर एजीएम? आफ्टर एजीएम, क्योंकि बिफोर एजीएम तो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए। किस कंपनी के लिए फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है? ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं। याद भाई, कंसेप्ट स्टडी किया था हमने एजीएम से पहले की कंपनी ने कहां फाइलिंग करनी है, एजीएम के बाद किस कंपनी ने कहां फाइलिंग करनी है। एजीएम के बाद प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 मिलियन तक है, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार को सबमिट नहीं करवानी। ए ऑप्शन करेक्ट है। इधर कंफ्यूज हो गए हैं आप, लिमिट्स याद नहीं है आपको? 3 मिलियन वाली बात कहां लिखी थी इस चैप्टर में? एनुअल रिटर्न की एक्सेप्शन। 1 मिलियन वाली कहां पड़ी थी? ऑडिट की एक्स, बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्शन। 8, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी ऑडिटेड बाय ऑडिटर ऑफ कंपनी बट this requirement of audit is not applicable to private company having paid up capital to। ऑडिट की रिक्वायरमेंट किस कंपनी के लिए नहीं है? भाई बोले तो सही, किस कंपनी के लिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है? 1 मिलियन और सच हायर अमाउंट एज में बी नोटिफाइड बाय कमीशन। अगर कमीशन हायर नोटिफाई कर देगा तो वो अमाउंट वरना 1 मिलियन। जिस प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक हो या उससे कम हो, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं करवाना। 9, directors of every company shall make out and attach to the accounts a report
कंटेनिंग फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कौन सी रिपोर्ट हम अटैच करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। उसमें क्या लिखा हुआ? स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, यस। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अमाउंट रिकमेंडेड एज डिविडेंड, यस। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड आर प्रपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू एनी, यस। या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सारी चीजें अटैच की जाएंगी, ये उस डायरेक्टर रिपोर्ट में इंक्लूड की जाएंगी। 9 क्लियर? डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 10 requirement of preparing a director's report is not applicable to private company not being subsidiary of public company having made up capital not exceeding, बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? मैं पूछ रहा हूं किसके लिए डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर करना रिक्वायर्ड नहीं है? किसके लिए? बोल क्यों नहीं रहे आप? बोल क्यों नहीं रहे? बोले किसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है? बोले किसके लिए? किस कंपनी के लिए? है? जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना 3 में, तो बोला करे ना, बोल बोल बोल। किस कंपनी के लिए? प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम हो, उसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड नहीं है? डायरेक्टर बोर्ड रिक्वायर्ड नहीं है। और क्या चीज रिक्वायर्ड नहीं है? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा और कौन सी चीज रिक्वायर्ड? हाँ, ऑडिट के लिए वो 1 मिलियन है। फॉर्म सी में भी यही था 3 मिलियन। फॉर्म सी में चेक करें 3 मिलियन ही था। हाँ जी, ये इसलिए आपको रिकॉल करवाता हूं ताकि आपको पता चले एक प्रोविजन कैसे दूसरे प्रोविजन से डिफरेंट है। जहां पे अमाउंट्स आती हैं, जहां पे टाइम पीरियड आता है, वहां पे कंपैरिजन करके देखना होता है ताकि मिक्स ना हो। तो डायरेक्टर रिपोर्ट और फॉर्म सी क्या दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है? लिख ले फिर ये चीज। 11 द डायरेक्टर बोर्ड ऑफ पब्लिक कंपनी शैल एड्रेस all the material changes occurred during the financial year which affect डायरेक्टर बोर्ड में कौन कौन सी चेंज आएगी? जो बिजनेस को अफेक्ट करती है, एनी अदर कंपनी इन विच कंपनी हैज इंटरेस्ट, एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी। अगर ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस चेंज हुआ है इनमें से किसी भी कंपनी का, तो डायरेक्टर रिपोर्ट में उसका जिक्र होगा। किन कंपनी का बिजनेस चेंज हुआ? तो कंपनी का, किसी अदर कंपनी का जिसमें उसका इंटरेस्ट है, या सब्सिडरी का। ठीक है? क्या एसोसिएटेड कंपनी में इंटरेस्ट होता है? एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन सुना दे मेरा भाई। हाँ, ये क्या पूछ लिया मैंने? एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन सुना, शाबाश। ये असूल क्या है? ये बारी वाली साइड से पकड़ना होता है कि हल्की वाली साइड से? हल्की वाली साइड से, यानी भारी वाली साइड जो है वो बच्चे की तरफ होनी चाहिए। हल्की वाली साइड, हाँ ये हल्की वाली, बारीक है ये, बारीक। हाँ भाई, नहीं मुझे याद आया, हमारे स्कूल में दरख्त की टहनी पकड़ के ना बारीक वाली साइड मारते थे सर, वो ज्यादा लगती थी। आ गया याद असूल, ये बारीक वाली साइड बच्चे की तरफ होनी है। हाँ भाई बता। एसोसिएटेड कंपनी के डेफिनेशन किसने सुनानी है? किसने याद करनी है? कब याद करेंगे? क्यों नहीं याद? हाँ भाई, एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन, एसोसिएटेड कंपनी डेफिनेशन सुना। A person is a director of both company, a member of both company, or having shareholder at least 20% direct or indirect interest, managed by same control. हाँ, ये लूली लंगड़ी डेफिनेशन को सही तरह कर ले, इसको मरहम पट्टी कर ले। डेफिनेशन सही नहीं सुना रहे आप, हल्का हल्का आइडिया है लेकिन आपको इसको सही तरह याद करें। चलिए आगे चलते हैं। तो 11 में करेक्ट आंसर हमारा हुआ डी। 12 डायरेक्टर रिपोर्ट एंड द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड एंड साइंड बाय। डायरेक्टर रिपोर्ट बोर्ड अप्रूव करे, साइन कौन करेगा? सीईओ और डायरेक्टर ऑफ कंपनी, और सीएफओ भी तो करेगा। लिस्टेड, तो ये लिस्टेड कंपनी नहीं कह रहा। हाँ, अगर यहाँ पे साथ में सीएफओ तीनों होते हैं ना तो फिर हम उसको प्रेफर करते हैं, वरना सीईओ और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? देखिए जरा, कंफर्म कर लें, क्या यही है? कंसेप्ट में यही है। सीएफओ ने लिस्टेड में भी नहीं है, तो ये कौन लिखवा रहा था डायरेक्टर बोर्ड में? सीएफओ भी साइन करेगा। इसका मतलब डायरेक्टर रिपोर्ट किसी भी कंपनी की हो उसे डायरेक्टर करेगा साइन, और सीईओ का एटलीस्ट वन डायरेक्ट, सीईओ एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर। सीएफओ डायरेक्टर रिपोर्ट साइन नहीं करता ना। हाँ, वो किस में करता है?
हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करता है भाई। इसमें तो सिर्फ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है कि चेयरमैन है। डायरेक्टर रिपोर्ट सीईओ साइन करेगा। आपके बयान नहीं मिल रहे आपस में। डायरेक्टर्स रिपोर्ट सीईओ साइन करेगा। दोनों को सर, दोनों करेगा सर, आर नहीं है, एन है। सीईओ एंड वन डायरेक्टर, ये ठीक है? यस सर। हाँ जी, सीईओ करेगा एंड, इंग्लिश वाला एंड, डायरेक्टर करेगा, ए डायरेक्टर। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी वाली। 13 क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लिस्टेड कंपनी शैल बी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड टू। कमीशन को भेजेंगे? भेजेंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज को भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। रजिस्ट्रार को भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। डी ऑल ऑफ द अबव। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबको भेजते हैं। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इन सबको, वही क्वार्टरली तो भेज रहे हैं, और कौन सी भेज रहे हैं? क्वार्टरली तो भेज रहे हैं, क्वार्टरली क्यों नहीं भेजेंगे? ये जो भेज रहे हैं क्वार्टरली, ये यहां है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनको भेज रहे हैं। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तो इन्हीं को भेजेंगे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इन्हीं को भेजते हैं ना। लेकिन फर्क क्या है? इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली है और एनुअल उसमें इलेक्ट्रॉनिकली भी है, और फिर उसके बाद 3 कॉपीज बाय पोस्ट भी भेजनी है। 14 directors company have decided to keep the books of accounts at a place other than the register office of the company. In this they are required to file notice to registrar of full address of that place within of such a decision या such shifting decision यानी जो रेजोल्यूशन पास हुई है। Copy of audited financial statement, director's report and auditor's report and director's report shall be sent to every member at his registered address at least 21 days before the meeting. 14 days पहले क्या होता है? हमने कोई पढ़ा कंसेप्ट 14 डेज का? कौन सा? हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन में हमने 14 डेज का पढ़ा था। और इंटेंशन, वो 15 डेज नहीं थे? इंटेंशन नहीं, इंटेंशन फाइल करने, मीटिंग से पहले, इलेक्शन से पहले इंटेंशन फाइल करनी है, वो 14 डेज है। जो बाद में कंसेंट फाइल करनी है रजिस्ट्रार को, वो 15 डेज है। हाँ जी बिल्कुल। 16 ABC Limited listed company and prepare its annual financial statements every year on 30th June. It is required to file the quarterly financial statement for the quarter ending 31st December by 30 दिन है तो 30 जनवरी होगा। क्यों नहीं? 30 जनवरी नहीं होगा, 30 दिन है। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 30 दिन नहीं होते। हाँ जी, हाँ जी, ये असल ट्विस्ट कहानी में ये है कि ये फर्स्ट क्वार्टर नहीं है, इसमें 60 डेज है। 60 डेज कब बनेंगे? 28 फरवरी। हाँ, ये कब? मार्च को। ये कब? मार्च को। डी। 17 where the financial year of subsidiary precedes the day on which the holding company's financial year ended by more than such subsidiary shall make an interim closing. हाँ, interim closing है तो more than 90 days on the day on which the holding company's financial year ends and prepare financial statement for consolidation purpose. C option. 18 ABC Limited is holding company of XYZ Limited and their financial statement do not coincide. ABC Limited holding company XYZ की financial coincide नहीं करनी। In order to request extension of financial year, the application to the commission may be made by ABC Limited या XYZ Limited या कोई से भी, हाँ, जिसने भी अपना एक्सटेंड करना पीरियड हो कर दे। सी ऑप्शन करेक्ट। 19 XYZ Limited financial year ended on 30th June 2019 and AGM was planned on 28 October 2019 but was not held. Particulars of annual return must be prepared as on किस date and it shall be filed with the registrar by कब? अच्छा, कह रहा है AGM हेल्ड नहीं हुई,
फिर इसका मतलब है लास्ट डे 31 दिसंबर, और कब तक करनी है 29 जनवरी तक, यानी विद इन 30 डेज है, तो उसने दिसंबर को भी इंक्लूड किया हुआ, 31 दिसंबर का दिन भी इंक्लूड किया। XYZ Private Limited has paid up capital of rupees 2 million only. Which of the following is correct if there is no change in particulars of annual return last filed with the registrar? कोई चेंज नहीं है। It should file, प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल भी, लेकिन पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे 3 मिलियन वाले। It should file the annual return as usual? नहीं। It should file annual return as usual repeating the same particulars? नहीं, बल्कि क्या करना चाहिए? It need not file return or any other form. इसे annual return file करनी, फॉर्म सी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर ये सारा केस यही हो 2 मिलियन की बजाय 4 मिलियन हो जाए, फिर क्या करना है? फिर फॉर्म सी करना है, ए नहीं करना। ए क्यों नहीं करना? हाँ जी, पर्टिकुलर तो चेंज नहीं हुए, शाबाश। ए और बी तब करते हैं जब पर्टिकुलर चेंज हो। तो करेक्ट, बस कंप्लीट हो गए। ये था हमारा चैप्टर 11, ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर का एक कंसेप्ट, स्टार्टर छोटा सा कंसेप्ट है, परेशान होने की जरूरत नहीं, छोटा सा ही है। कल आपका कोई टेस्ट भी है? हम टेस्ट है, शाबाश। चलिए, आपको याद है हमने एक बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे कंपनी के, जब कंपनी ला शुरू किया था। उसके बाद कंसेप्ट पढ़ा था हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंसेप्ट क्या था? कंपनी रजिस्टर कैसे होगी, इनकॉर्पोरेट कैसे होगी, ठीक है जी। उसका एक ही तरीकाकार था। क्या तरीकाकार था? कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का एक ही तरीकाकार है, क्या? SCCP या रजिस्ट्रार, ये हाल है, ये चीज, ये पढ़ा है कंपनी लॉ। कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? खुद वो खुद नहीं रजिस्टर हो जाती। कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? रजिस्ट्रार के पास। एक ही तरीका है, जाके मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट करवाओ। हाँ, अगर वो रिफ्यूज कर दे, उसकी अपील के लिए कमीशन के पास जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ जी, लेकिन कमीशन भी फैसला करता है कि कंपनी रजिस्टर हो। कंपनी रजिस्टर नहीं करेगा, फैसला रजिस्ट्रार के पास ले जाना पड़ेगा, वो करेगा। अच्छा, क्या जिस तरह कंपनी क्रिएट होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, तो वाइंड अप भी बाय प्रोसेस ऑफ लॉ होगी क्या? कंपनी को वाइंड अप करने के, अब ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कहां पढ़ा था हमने? चैप्टर 1 में। और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कहां पढ़ रहे हैं? चैप्टर 12, लास्ट चैप्टर। तो आखिरी चैप्टर का आगाज जब होता है तो वो यही बताता है कि कंपनी वाइंड अप कैसे होगी। 3 तरीके हैं, 3 मोड है। सबसे पहला वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, दूसरा वॉलंटरी वाइंडिंग अप, तीसरा वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। कितने तरीके हैं वाइंडिंग अप के? वाइंडिंग अप बाय कोर्ट और वॉलंटरी वाइंडिंग अप, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका कौन सा है? वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट कब की जाती है? जब कोई कंपनी अपने डेट्स की पेमेंट करने के काबिल ना हो, जब कंपनी कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रही हो, किसी किस्म की लॉ की वायलेशन कर रही हो, ठीक है, तो या जब कोर्ट जरूरी, कमीशन जरूरी समझे, कोर्ट जरूरी समझे, उस सूरत में कंपनी को कोर्ट के जरिए से वाइंड अप किया जाता है। कोर्ट के जरिए से वाइंड अप का मतलब यह है कि कोर्ट एक पर्सन अपॉइंट करेगा जिसे बोलेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर। क्या बोलेंगे? वो ऑफिशियल लिक्विडेटर समझे ऐसा ही है जैसे जैसे कंट्री में कोई मार्शल लॉ लगता है ना, और सारी पावर एक पर्सन के पास आ जाती है। उसी तरीके से कोई भी हो सकता है, कोई भी है। तो
उसी तरह जब कोर्ट वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करता है तो यूं समझिए कंपनी के अंदर मार्शल लॉ लग जाता है। कंपनी के अंदर जितनी भी जमहूरी ताकतें हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो सारे चले जाते हैं घर, और कंपनी की सारी पावर, कंपनी को रन करने की, एसेट्स बेचने की, चलाने की सारी पावर किसके पास आ जाती है? किसके पास? ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास, जो कोर्ट के अंडर काम करता है, कोर्ट के सुपरविजन में, वो कोर्ट को रिपोर्ट वगैरह देता है। ठीक है, क्यों भला? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही तरीके से कंपनी नहीं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे कंपनी के ऊपर चढ़ गए, इतने कर्जे कि कंपनी रीपे नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। या कंपनी अपने आइन पे, आर्टिकल्स पे, मेमोरेंडम पे, जो कुछ कंपनीज एक्ट में लिखा उसके ऊपर अमल ना करे, वायलेशन करे, फ्रॉड करे, लोगों से इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो जाती है। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में क्या होता है? कोर्ट अपनी ज़ेरे निगरानी एक पर्सन को अपॉइंट करता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर को, जाके पूरी कंपनी का इंतजाम संभालता है और फिर डिसाइड करता है कि इस कंपनी को चलते रहना चाहिए कि बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, अगर चलते रहना चाहिए वो रिकमेंड करेगा कि ये चीजें चेंज कर दें, और अगर बंद होना चाहिए तो वो फिर जो एसेट्स होंगे उनको सेल करेगा और लायबिलिटीज को पे करेगा। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट समझ आ गई? दूसरी वाइंडिंग अप की टाइप है वाइंडिंग अप वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहते हैं जब कंपनी को वाइंड अप करने का फैसला मेंबर्स ने किया हो। ठीक है, मेंबर्स कब फैसला कर सकते हैं? वो वेरियस रीजन हो सकती है, जैसे हो सकता है कि मेंबर खुद फैसला करे आपस में कि भाई अब हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हम साथ नहीं चल सकते, कंपनी को वाइंड अप कर देते हैं, कंपनी का मिशन पूरा हो गया, कंपनी को वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है, जब मेंबर्स खुद अपनी मर्जी से फैसला करें कि हमने कंपनी को वाइंड अप कर देना, खत्म कर देना, इसको क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। क्या बोलते हैं? और जब कोर्ट वाइंडिंग अप करे उसे क्या बोलते हैं? वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, या कंपल्सरी वाइंडिंग अप का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होती है? जिसमें वाइंडिंग अप कौन करेगा? मेंबर्स करेंगे। अच्छा, अब मेंबर्स भी एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो वही काम करता है जो ऑफिशियल लिक्विडेटर करते हैं, लेकिन मेंबर जब जिस पर्सन को अपॉइंट करेंगे उसे हम कहते हैं लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं कहते। उसके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है? लिक्विडेटर। तो वो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट और वॉलंटरी वाइंडिंग अप में फर्क समझ आ गया? नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू वाइंडिंग अप, सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। ये है वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी, लेकिन इसमें वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही है तो किसी मेंबर को, खास तौर पे किसी क्रेडिटर को अगर इतराज हो, वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रही है किसी भी मेंबर को, खास तौर पे किसी क्रेडिटर को इतराज हो कि सर ये वाइंडिंग अप ठीक नहीं हो रही, इसमें एसेट्स को सस्ते दामों में बेचा जा सकता है, हालांकि उसकी हाई प्राइस भी वसूल की जा सकती है, तो इस सूरत में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो है उसे कोर्ट सुपरवाइज करेगा। कोर्ट सिर्फ सुपरवाइज करता है, बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। इस मोड ऑफ वाइंडिंग अप को क्या कहते हैं? वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। इसमें वैसे तो लिक्विडेटर ही काम करता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो कोर्ट ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी फाइंड कर सकता है। तो ये है हमारे 3 मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। कौन कौन से जरा बताइए? वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, वॉलंटरी वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। तीनों में फर्क समझ आ गया? सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट कौन सी वाइंडिंग अप है, वॉलंटरी या के कंपल्सरी? कुछ समझ आई? कोई प्रॉब्लम? फिर से सुन लें। कौन से वाला? सुपरविजन। पहले बताया बाय कोर्ट, समझ लगी आपको? कंपनी कैन बी वाउंड अप बाय कोर्ट इफ इट कैन नॉट पे इट्स डेट्स और कोर्ट डिसाइड्स इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। डेट पे, और कब पब्लिक इंटरेस्ट की खिलाफवर्जी होती है? जब पब्लिक के साथ फ्रॉड किया जाता है, इलीगल एक्टिविटीज की जाती है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप कब होगी? जब क्रेडिटर, मेंबर्स या क्रेडिटर खुद से रिजॉल्व करें, खुद से फैसला करें इस कंपनी को रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अमूमी तौर पे मेंबर्स होते हैं, क्रेडिटर्स नहीं होते। क्रेडिटर्स अगर हो तो वो कोर्ट में अप्लाई करते हैं फिर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक रिसोर्स। वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो है इसमें मेंबर्स या क्रेडिटर्स जो है वो फैसला करेंगे कि रिजॉल्व करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है? बेस्ड ऑन
हाँ जी, इस बेस के ऊपर। नहीं, ये इस लाइन का मतलब क्या है, किधर लिखा है? वॉलंटरी मेंबर्स कैरेक्टर में रिक्वेस्ट टू माइंड ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड ऑन, हाँ, फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक रीजन, कि कोई फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक कि कंपनी के मामला ठीक नहीं बनाए जा रहे, जैसे पता चले कि जी सीईओ फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वो शेयर होल्डर भी है मेजर, तो दूसरे मेंबर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी कई सालों से काम कर रही है लेकिन कोई प्रॉफिटेबल एक्टिविटी नहीं कर रही, तो मेंबर्स या क्रेडिटर्स जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सर ये कुछ का होना है कि बराबर है, बिल्कुल नुकसान है इसको वाइंड। तो मेंबर क्रेडिटर खुद से भी वाइंड अप कर सकते हैं। जब खुद से वाइंड अप करेंगे तो क्या बोलते हैं? और सेम केसेस में अगर मेंबर को लगे कि वाइंड अप का प्रोसेस सही नहीं हो रहा, कुछ लोगों को अनड्यू फेवर दी जा रही है, क्या हो सकता है फिर? कोर्ट को अप्लाई कर। इसका मतलब ये हुआ कि वाइंडिंग अप, कंपनी वाइंडिंग अप के 3 मोड्स हैं, कोर्ट वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, वॉलंटरी, सब्जेक्ट टू सुपरविजन। एक मोड दूसरे मोड में कन्वर्ट हो सकता है पहले वॉलंटरी वाइंडिंग अप और बाद में सब्जेक्ट टू सुपरविजन में कन्वर्ट हो जाए। सब्जेक्ट टू सुपरविजन कब कन्वर्ट होते हैं? जब मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से स्मूथ रनिंग ऑफ कंपनी पॉसिबल नहीं है। टू इंश्योर प्रोसेस इज लीगल एंड अनफेयर। ये हाल है हमारे जो भाई लिखते, क्या करें, उल्टा कंसेप्ट आपने भी सही करवाया। भाई जब लिख रहे हो ना तो उसको मैच किया करें और उसे सही करवा दिया करें, ठीक है? उनकी राइटिंग अच्छी है लेकिन उनके कंसेप्ट हिसाब के हैं, क्योंकि वो हमारे प्रोफेशन के नहीं है, ये छुप गए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है चले, ठीक है। नहीं वो बड़ी मेहनत करते हैं वो, हाँ, लेकिन चूंकि वो सीए के स्टूडेंट नहीं है ना तो इसलिए उन्हें कंसेप्ट कैसा। तो बताइए जरा, 3 मोड ऑफ वाइंडिंग अप समझ आ गया आपको? तो हमने लेसन क्या सीखा? कंपनी क्रिएट होती है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, कंपनी एंड भी होगी बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। क्रिएट होने का एक ही प्रोसेस है जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा, वाइंड अप होने के 3 प्रोसेस है, बाय कोर्ट, वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। और एक और अहम कंसेप्ट पढ़ा हमने, वो क्या? कि एक मोड दूसरे मोड में कन्वर्ट हो सकता है स्टार्ट आपने वॉलंटरी वाइंडिंग अप से किया हो, वाइंडिंग अप सही नहीं हो रही, आप कैसे सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट करवाएं, हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि अब ये मुझे पता क्या सोच रहे होंगे कि वाइंडिंग अप बाय कोर्ट कैसे होनी है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप कैसे होनी है, और वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट कैसे होनी है, ऐसा ही है ना? ये अब आगे हम बिल्कुल कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे अहम जो ज्यादा डिटेल में वाइंडिंग अप गैस करें कौन सी, बस ये बता दें, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, बिल्कुल। तो वो हम इंशाल्लाह कल से स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट में लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर ही, क्योंकि बेसिकली ये वॉलंटरी है, लेकिन नजर कौन रख रहा है? कोर्ट। अब मेंबर ही पॉइंट करेंगे, लिक्विडेटर वही होगा, लेकिन अगर वो सही काम नहीं करा तो कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो जब चाहे ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकती है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप में नहीं कर सकती कोर्ट। वॉलंटरी वाइंडिंग अप में कोर्ट कहेगी भाई खुद अपने मसले खुद जानो, तुमने खुद ही फैसला किया हुआ है वॉलंटरी करना है, काम सारा खुद करना है तो खुद करो। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन नहीं है? सब ठीक है? चलिए असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। क्या वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन रहते हैं? वो तो करते हैं ना, वो ये तो मुझे पता ही नहीं था। कौन कौन सा क्वेश्चन है? नहीं वॉल्यूम 2 का अगर क्वेश्चन असाइनमेंट में था तो वो करना है। कल क्यों? तो कल और आज में क्या प्रॉब्लम है? आज क्या मसला है? और बारिश हो रही है बाहर, घर कैसे जाएंगे आप? बारिश, अच्छा जब आना हो क्लास लेने के लिए फिर बारिश जोरों शोर से जारी होती है, जब घर जाना हो फिर रुक जाती है। बड़ी अकल में स्मार्ट बारिश है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, चले ठीक है। अच्छा बस रोना नहीं है आपने, बस ठीक है। वैसे कह दे, रिक्वेस्ट कर ले, मैं मान भी लेता हूँ, पर रोना ना। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। असाइनमेंट कल जरूर करके आइएगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।